एस.सी. वर्मा सिंपल हार्मोनिक मोशन का न्यूमेरिकल 23. द स्प्रिंग, द स्ट्रिंग and the pulley shown in figure are light. Find the time period of mass m. तो इस तरह से सिस्टम दी हुई और ये स्प्रिंग और ये स्ट्रिंग और ये पुली, ये तीनों लाइट हो गए, मतलब इसका खुद का कुछ मास नहीं होगा, मतलब ये तीनों खुद ये सिर्फ यहाँ पे सपोर्ट के लिए है, यहाँ पे वो खुद उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। जो हमें क्वेश्चन बोला है टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो टाइम पीरियड में ये तीनों का कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। तो हमें इसका टाइम पीरियड दो अलग अलग मेथड से फाइंड करना है। तो पहली मेथड हम देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे इसकी नेचुरल लेंथ थी, अब ये मास m और ये स्ट्रिंग, यहाँ पे इस स्ट्रिंग को अगर मास m लटकाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा, और जहां तक ये नीचे चला जाएगा वैसे ये ऊपर जाएगा। तो ये ऊपर कब तक चला जाएगा, इसके डाउनवर्ड फोर्स को जब तक वो बैलेंस नहीं होता है तब तक। तो ये इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है mg, उतना ही यहाँ पे टेंशन होगा T। अब ये स्ट्रिंग लाइट स्ट्रिंग होगी तो हर एक पॉइंट पर सेम टेंशन रहेगा, मतलब यहाँ पे भी टेंशन T रहेगा, और T के कारण स्प्रिंग इलोंगेट होगी। मान लेते कि कुछ x1 डिस्टेंस से x डिस्टेंस से वो स्प्रिंग ऊपर चली गई, ये x डिस्टेंस से स्प्रिंग ऊपर चली गई। अब ये x डिस्टेंस से ऊपर जाके वो कांस्टेंट होगी, ये भी कांस्टेंट हुआ, मतलब ये हो गई इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इस इक्विलिब्रियम पोजीशन हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है, मतलब इसे ऑसिलेट करना पड़ेगा। तो ऑसिलेट करने के लिए हमने कुछ ड्राइविंग फोर्स यहाँ पे F लगा दिया, इसे कुछ नीचे लाके छोड़ देते तो ये नीचे ला रहे हैं, मतलब ये रेस्ट में था, इसे एक्सेलरेट कर रहे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब F इज इक्वल टू ma, इतना फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं, तो इसके कारण ये ऑसिलेट होगा। तो ये जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में F लगाया तो इस T पर भी, इस स्ट्रिंग पर भी टेंशन बढ़ेगा, तो वो भी टेंशन F इज इक्वल टू ma फोर्स लगेगा, तो थ्रूआउट वो टेंशन बढ़ने वाला है, तो F। अब इसके कारण और इसमें इलोंगेशन होगा, लेट से वो इलोंगेशन यहाँ पे x2 होगा, पहला इलोंगेशन x1 मानते हैं, तो इतना टोटल इलोंगेशन होगा, और ये बॉडी अब ऑसिलेट हो रही है, उसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो ये पहले इक्विलिब्रियम में जब थी, एट इक्विलिब्रियम जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स था mg, वही इस यहाँ पे टेंशन T आया था इज इक्वल टू T, और उसके कारण ये जो इलोंगेट हो गई, तो स्प्रिंग में भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हुआ था, जो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है O, तो ये आया था kx1। अब इसे ड्राइविंग फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या हुआ कि ये फोर्स आ गया mg प्लस f, मतलब ये टेंशन आ गया T प्लस f, तो यहाँ पे T प्लस f, तो उसके कारण स्प्रिंग में भी इलोंगेशन हुआ, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स और बढ़ जाएगा, और वो कितना होगा kx1 x प्लस x2। तो आफ्टर ड्राइविंग फोर्स और आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स ऑन m, तो यहाँ पे कितने फोर्स लग रहा है F प्लस T, तो स्ट्रिंग में डाउनवर्ड ये रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा kx1 प्लस x2, तो ये F प्लस T इज इक्वल टू kx1 प्लस kx2, लेकिन ये T इज इक्वल टू kx1, तो ये T और kx1 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे बाकी है F kx2। लेकिन F फोर्स कितना है, ये F मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू kx2। तो टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना होता है, क्योंकि टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट x अपॉन a, तो a फैक्टर फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे x मतलब है डिस्प्लेसमेंट और ये एक्सेलरेशन यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है m अपॉन k। तो इस इक्वेशन से हमें टाइम पीरियड मिल रहा है t इज इक्वल टू 2 पाई और अंडर रूट जो एक डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन होता है, ये मिल रहा है हमें m अपॉन k। तो ये टाइम पीरियड हमेशा जो ब्लॉक ऑसिलेट होता है उसके मास पर, और जो सिस्टम में इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, एक स्प्रिंग कांस्टेंट है तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट उस पर ही डिपेंड रहेगा। दूसरी मेथड देखते हैं, एनर्जी मेथड। तो इसे का ही टाइम पीरियड अगर एनर्जी मेथड से सॉल्व करना है, तो एनर्जी मेथड क्या होगी, तो इनिशियली जब ब्लॉक m लगाया तो नीचे वो इक्विलिब्रियम तक आ गया, तो इस स्प्रिंग
यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स mg था, तो स्ट्रिंग पर टेंशन T आ गया था, तो ये लाइट स्ट्रिंग होने के कारण यहाँ पे भी टेंशन T आ गया और ये इलोंगेट हो गई x1 से। ये थी उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब उसे ऑसिलेट करने के लिए कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्राइव या यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स अप्लाई किया F, तो इनिशियली वो रेस्ट में था, अब वो नीचे आ गया कुछ x2 डिस्टेंस से, तो ये x2 डिस्टेंस से नीचे आ जाएगा, मतलब ये वेलोसिटी गेन कर रहा है। इनिशियली 0 थी इक्विलिब्रियम पे, ये वेलोसिटी एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब वेलोसिटी गेन कर रहा है, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है और नीचे जा रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है और यहाँ पे इलोंगेट हो रही है, तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स मतलब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। जब ये ऑसिलेट होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये एनर्जी के फॉर्म चेंज होगी, लेकिन टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। ऑसिलेशन में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में टोटल एनर्जी किसी भी पॉइंट पर कांस्टेंट होती है। तो ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं हम कि यहाँ पे टोटल एनर्जी ई जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी, और वो कितनी होगी, तो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी 1/2। टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो यहाँ पे टोटल इलोंगेशन इतना हुआ है इक्विलिब्रियम तक आने के लिए, ए और फिर x2, और ये नीचे भी जा रहा है ब्लॉक, तो कितना नीचे जा रहा है, mg x2 इतना नीचे जा रहा है, तभी ये फिर से x2 ऊपर जा रहा है, तो ये होगी उसमें टोटल एनर्जी। अब ये x1 स्टार्टिंग में हमने देखा इक्विलिब्रियम में जब आया था, ये mg फोर्स लगाने के बाद ये इक्विलिब्रियम क्या थी, तो इसमें इलोंगेशन हुआ था x1, तो x1 इज इक्वल टू क्या मिला था, mg/k। तो ये x1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² प्लस 1/2 k, और ये x1 के जगह पे ए वैल्यू पुट करेंगे mg/k प्लस ए x2 इसका स्क्वायर माइनस mgx2। अभी ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² प्लस 1/2 k, ब्रैकेट में इसका स्क्वायर m²g²/k² a² प्लस b² और प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू दिस टर्म इंटू दिस टर्म माइनस mgx2। तो ये अब इस टर्म हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेगी, तो ये एनर्जी कितनी आ गई, 1/2 mv² प्लस 1/2, एक यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो एक के इसके लिए कट होगा, तो ये रहेगा m² g² और डिनोमिनेटर में k, इसे मल्टीप्लाई करेगा तो ये रहेगा 1/2 x2² प्लस, और ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा और ये रहेगा k, और ये k भी कैंसिल होगा, तो ये रहेगा mgx2 और ये माइनस mgx2, ये भी कट हो गए, तो ये रहा। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका डिफरेंशिएशन अब ये एनर्जी कांस्टेंट रहती है, तो एक होगा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आएगा 0, तो ए 0 इज इक्वल टू यहाँ पे 1/2 m कांस्टेंट और इसका डेरिवेटिव v² का डेरिवेटिव, तो ये आएगा 2v और dv/dt। अब ये m कांस्टेंट, g कांस्टेंट, k कांस्टेंट, a कांस्टेंट, टोटल कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 0 प्लस यहाँ पे 1/2 और ये k मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो ये k होगा, तो kx2, तो ये k/2 कांस्टेंट और x² का डेरिवेटिव 2x2 और dx2/dt इतना। अब ये 0, अब ये 2 कैंसल, तो यहाँ पे रहा m, ये रहा v और dv/dt मतलब एक्सेलरेशन, प्लस ये 2 कैंसल, तो kx2 और dx/dt मतलब वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी कॉमन ले लिया और यहाँ पे 0 बन गए, मतलब ये आया m प्लस m इंटू a प्लस kx2 इज इक्वल टू 0।
इस साइड में जाता है तो एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स टू। अब हमें चाहिए x2 अपॉन ए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, इस फॉर्मूला से, यहाँ पे इस फॉर्मूला से डिस्प्लेसमेंट अपॉन ए मिलता है तो हम टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, तो मैग्नीट्यूड लेते हैं तो m अपॉन के, अदरवाइज हम कह सकते हैं कि दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए माइनस के अपॉन एम, ए एम इधर चला गया और x2, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ए ओमेगा की वैल्यू यहां से क्या आएगी ए अपॉन एक्स, और टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा में वैल्यू फाइंड करके हम टी फाइंड कर सकते हैं, तो ये यही आता है। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, तो ये आएगा ये जो भी ब्लॉक का मास होगा m अपॉन के। तो एनर्जी मेथड से ही वही मिला हमें जो हमने मेथड 1 से फाइंड किया था।